संध्या अपने पति रोहन और बेटी आरती के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका पति रोहन पास ही की एक फैक्ट्री में काम करता था। उसके पति को वहां बहुत कम पैसे मिलते थे। बहुत ही मुश्किल से उनके घर का गुजारा चलता था। एक दिन संध्या अपने पति से कहती है, क्या फायदा इस काम से जिससे घर का गुजारा बहुत ही मुश्किल से चलता है। तुम कुछ और काम क्यों नहीं देख लेते हो। नहीं नहीं, ऐसा क्यों कह रही हो? जितना कमाता हूँ हो तो जाता है पूरे घर में। हाँ, वो तो मुझे पता ही है कैसे होता है पूरा। ऐसा कहकर संध्या पास के बाजार में खाने का कुछ सामान खरीदने चली जाती है। जब वो सामान खरीदकर वापस आ रही थी, तभी वो देखती है कि एक बर्गर वाले के ठेले पर बहुत ही भीड़ लगी थी। सभी लोग उसके ठेले का ही बर्गर खा रहे थे। आसपास और भी तरह तरह की खाने की दुकानें थीं, पर वो लोग बर्गर खाना ज्यादा पसंद कर रहे थे। ये सब देखकर संध्या को भी बर्गर बेचने का विचार मन में आया। संध्या को खाना बनाना बहुत ही अच्छा लगता था। वो ऐसा मन में सोचकर उस बर्गर वाले के ठेले पर जाती है और कहती है, भैया कितने का बर्गर है। 30 रुपए का एक। अच्छा भैया, एक देना। ठीक है, अभी लो। ऐसा कहकर बर्गर वाला बर्गर बनाने लग जाता है। संध्या उस बर्गर वाले को बड़े ही ध्यान से बर्गर बनाते हुए देखती है और बर्गर खाकर वो घर वापस आ जाती है और घर आकर अपने पति रोहन से बर्गर बेचने की बात करती है। उसकी बात सुनकर उसका पति हंसता हुआ कहता है, ये क्या कह रही हो संध्या? तुम एक ही बार में बर्गर बनाना सीख गई हो? तुमने आज से पहले कभी बर्गर खाए ही नहीं थे। आज पहली बार खाए और पहली बार में ही सीख गई। हाँ जी, आपको कभी मेरी किसी बात पर भरोसा क्यों नहीं होता है। मैं सच कह रही हूँ। रहने दो संध्या, मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं हैं तुम्हारे इस बेकार के काम के लिए। ऐसा मत कहो। अच्छा, अगर मैं आपको बर्गर बनाकर खिला दूं तो क्या आप मुझे ये काम करने देंगे। हाँ हाँ जरूर। ऐसा कहकर रोहन हंसता हुआ घर से बाहर चला जाता है। संध्या शाम को बाजार जाकर बर्गर बनाने का सामान ले आती है। आज घर में बर्गर बनेगा ये देखकर संध्या की बेटी बहुत ही खुश हो जाती है। अगली सुबह संध्या बर्गर बनाती है और अपने पति और बेटी को देती है। बर्गर खाकर रोहन कहता है, अरे वाह संध्या, ये तो तुमने बड़े स्वादिष्ट बनाए हैं। हाँ मम्मी, बहुत अच्छे बने हैं बर्गर। तो क्या मैं अब ये काम शुरू कर सकती हूँ। हाँ भाई, करो जो करना है। ये सुनकर संध्या बहुत ही खुश हो जाती है और शाम को अपनी बेटी के साथ बाजार जाकर बर्गर बनाने का सारा सामान ले आती है। अगले दिन वो बर्गर बनाकर एक छोटे से ठेले में उनको रखती है और बाजार में बेचने चली जाती है। बाजार में जाकर वो लोगों को आवाज लगाती है, बर्गर, बर्गर 30 का एक, गर्मा गर्म बर्गर। पर कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और राजू बर्गर वाले के पास जाकर बर्गर खाते हैं। राजू बर्गर वाले का ठेला संध्या के ठेले से बहुत ही बड़ा और सुंदर था, जिस वजह से लोग उसी के ठेले पर जाना पसंद करते थे। आज पहले दिन रात होते होते संध्या के केवल 4 बर्गर ही बिके। वो बचे हुए बर्गर को घर जाते हुए रास्ते में मिलते हुए गरीब लोगों को देती हुई जाती है। इस तरह घर आते आते उसके सारे बर्गर खत्म हो जाते हैं। घर पहुंचकर उसका पति पूछता है, क्या हुआ संध्या? लगता है तुम्हारे सारे बर्गर बिक गए हैं आज तो। नहीं जी, आज तो केवल 4 बर्गर ही बिके थे। वो तो मैंने घर आते समय सारे बर्गर गरीबों में बांट दिए थे। देखो संध्या, अभी भी समय है, तुम ये काम बंद कर दो। नहीं, आज तो पहला ही दिन था, मुझे अभी कोशिश करने दो। ऐसा कहकर संध्या खाना बनाने लग जाती है और खाना खाकर वो लोग सो जाते हैं। फिर अगले दिन संध्या फिर से बर्गर बनाकर उसको बेचने चली जाती है, पर आज भी उसके बहुत ही कम बर्गर बिके थे और संध्या रोज उन बचे हुए बर्गर्स को गरीबों में बांटती हुई घर आती। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन राजू बर्गर वाला संध्या के पास आता है और कहता है, क्या बात है बहन जी, मैं देखता हूँ कि आपके बर्गर कोई नहीं खरीदता। ऐसा कहकर राजू जोर जोर से हंसने लगता है। इससे तुमको क्या मतलब मेरे बर्गर बिके या नहीं। तुम अपने बर्गर बेचने पर ध्यान दो, समझे। अरे मेरी मानो, तुम ये काम बंद कर दो। क्यों मेरी बराबरी करती हो? तुम अपने काम से मतलब रखो ना, क्यों मेरे काम और मेरे बीच में आ रहे हो। लो भाई जी, आजकल तो भलाई का कोई जमाना ही नहीं रहा। हम तो आपकी भलाई की ही बात कह रहे थे। हाँ, मुझे दिख रहा है कितना भला चाहते हो तुम, मेरा और उन लोगों का जिनको तुम सड़ी गली सब्जियों से बना बर्गर खिलाते हो। हाँ तो क्या हुआ, लोग फिर भी मेरा ही बर्गर खाते हैं।
तुम तो ताजी ताजी सब्जियां डालती हो, फिर भी तुम्हारे बर्गर नहीं बिकते। तुम तो लोगों का इतना भला करती हो, फिर भी। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल बिकेंगे मेरे बर्गर, और तुमसे ज्यादा ही, तुम देखना। हाँ हाँ, देखते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि भलाई करते करते तुम्हारा ये धंधा ही बंद ना हो जाए। ऐसा कहकर राजू जोर जोर से हंसने लगता है। संध्या उसकी तरफ ध्यान न देकर अपने काम में लग जाती है। राजू को केवल मुनाफा कमाना था, जिस वजह से वो लोगों को सड़ी गली चीजों से बना हुआ बर्गर खिलाता था। पर उसका ठेला बहुत ही सुंदर था, तो लोग वहीं जाते थे। वो कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी ना, ऊंचे दुकान फीके पकवान। वही हाल यहाँ राजू के ठेले का था। संध्या का ठेला छोटा और देखने में भी सुंदर नहीं था, इसलिए लोग वहां कम आते थे। अब तो राजू रोज संध्या को उसकी भलाई के लिए बोलने लगा था। संध्या उसकी बातों में ध्यान न देकर अपने काम पर ध्यान देती थी। राजू अपने बचे हुए बर्गर्स को कचरे के डिब्बे में फेंक देता था, जिसे देखकर संध्या को बहुत दुख होता था। वो कई बार उसको समझाने की कोशिश करती, पर वो उसकी नहीं सुनता था। एक रात को वो और दिन की तरह अपने बर्गर गरीबों में बांट रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, भगवान तुम्हारा भला करे। धन्यवाद आपका। संध्या बर्गर बांटती जाती और वो लोग उसको आशीर्वाद देते जाते। आज संध्या का एक भी बर्गर नहीं बिका था, तो वो बर्गर बांटते बांटते एक सुनसान सड़क पर पहुंच जाती है। वहां उसको एक लड़की मिलती है। संध्या उस लड़की को भी बर्गर दे देती है। आज आपका जन्मदिन है क्या, जो आप खाना बांट रही हैं? नहीं। ओह अच्छा, आपके बच्चों का जन्मदिन होगा फिर तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर आप क्यों ये खाना बांट रही हैं? वो बात यह है कि मेरा एक बर्गर का ठेला है। मैं रोज रात को बचा हुआ बर्गर गरीबों में बांटती हूँ। आज बर्गर ज्यादा बच गए थे, तो इसलिए मैं इनको बांटते बांटते यहाँ तक आ गई और मुझे तुम मिल गई। अरे वाह, आप तो ये बहुत ही अच्छा काम करते हो। ऐसा करके आप खाने का भी अपमान नहीं करते हो और साथ ही साथ गरीबों की भलाई भी करते हो। आप चिंता मत करो, अब कल से आपके सारे बर्गर बिकने लगेंगे। इतना कहकर वो लड़की एक परी में बदल गई। संध्या उसको देखकर चौंक जाती है और कहती है, ये मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? तुम सच में एक परी हो ना? नहीं नहीं, ये सपना नहीं है, सच है। मैं एक परी ही हूँ। तुम बहुत ही नेक काम करती हो, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, जिससे तुम्हारे सारे बर्गर बिक जाएंगे। ऐसा कहकर वो परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और हवा में एक डिब्बा आ जाता है। परी वो डिब्बा संध्या को देती है और कहती है, ये लो, ये एक जादुई मसाले का डिब्बा है। इस मसाले को तुम अपने बर्गर में डालना, इससे तुम्हारे सारे बर्गर बिक जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, ये जादुई मसाला है, इसलिए ये मसाला कभी भी खत्म नहीं होगा और तुम हमेशा गरीबों की ऐसे ही मदद करती रहना। ठीक है। ऐसा कहकर वो परी वहां से चली जाती है। उसके बाद संध्या भी घर वापस आ जाती है और अपने पति को सारी बात बताती है। अगले दिन संध्या अपने ठेले पर बर्गर बनाती है और उन बर्गर्स में वो जादुई मसाला डालती है। बर्गर्स बनाकर वो अपने ठेले पर उनको लगा देती है। जादुई मसाले की वजह से उसके बर्गर में से एक खुशबू आने लगती है। उस खुशबू की वजह से लोग उसके ठेले पर बर्गर खाने आते हैं। धीरे धीरे उसके ठेले पर भीड़ लग जाती है। एक बर्गर देना। मुझे भी एक, मेरे लिए भी एक। धीरे धीरे संध्या के सारे बर्गर बिक जाते हैं। ये देखकर राजू को बड़ी ही हैरानी होती है। अगले दिन भी संध्या के ठेले के सारे बर्गर बिक जाते हैं, तो वो संध्या के पास आकर पूछता है, क्या बात है संध्या, ये आजकल तुम्हारे सारे बर्गर कैसे बिकने लगे? ये सब मेरी भलाई और जादुई मसाले का कमाल है। जादुई मसाला? ये तुम नहीं समझोगे। ऐसा कहकर वो अपने काम में लग जाती है। संध्या के मुंह से जादुई मसाले का नाम सुनकर राजू चौंक जाता है। अब तो रोज संध्या के बर्गर बिक जाते और राजू के बर्गर नहीं बिकते। ये देखकर राजू ने अपने बर्गर का दाम भी कम कर दिया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब तो राजू को संध्या पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो संध्या के जादुई मसाले को चुराने का एक प्लान बनाता है। वो चुपके से संध्या के घर में घुसकर वो जादुई मसाला ढूंढता है। कहाँ रखा होगा वो मसाला? जरूर वो रसोई घर में ही होगा, पर मैं कैसे पहचानूंगा कि वो एक जादुई मसाला है? वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक चमकती हुई बोतल पर पड़ती है। उसको देखकर वो कहता है,
ये बोतल तो बड़ी चमक रही है, लगता है यही वो जादुई मसाला है। ऐसा कहकर वो जैसे ही उसको उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, वो जादुई मसाले का डिब्बा हवा में उड़ने लगता है। राजू उसको पकड़ने की कोशिश करता है कि तभी जादुई मसाला उड़कर राजू की आंखों पर गिर जाता है। जैसे ही मसाला उसकी आंखों पर गिरता है, राजू चिल्लाता है, आ आ आ कोई बचाओ मुझे, मेरी आंखें बहुत जल रही हैं। आ आ ऐसा कहकर राजू इधर उधर भागने लगता है। भागते भागते वो घर से बाहर निकल जाता है। उस दिन के बाद से राजू ने उस जादुई मसाले को चुराने का प्लान अपने दिमाग से निकाल दिया। संध्या ने उस जादुई मसाले से बने बर्गर बेचकर अब खूब पैसे कमा लिए थे और अब उसने अपनी बर्गर की एक बड़ी दुकान भी खोल ली थी। उसके बर्गर से अभी भी वही खुशबू आती थी, इसीलिए लोग अभी भी उसकी दुकान के बर्गर खाने आते थे। अब तो संध्या के पति रोहन ने भी उसके काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। संध्या दुकान बंद करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा बर्गर बनाकर गरीबों में बांटती थी। उसको गरीबों की मदद करके बहुत ही अच्छा लगता था। गुलाबो नाम की सब्जी वाली थी जो बहुत ही सुंदर थी। वो बहुत गरीब थी, इसीलिए वो सब्जियां बेचकर अपना और अपने घर का गुजारा करती थी। उसके घर में उसकी एक बेटी थी। उसका पति अक्सर बीमार रहता था। वो कुछ काम नहीं करता था। पूरे घर का भार गुलाबो के कंधों पर ही था। गुलाबो बहुत ही हंसमुख थी। वो सबसे बहुत अच्छी तरह से बात करती थी, इसीलिए सब लोग उसी से ही सब्जियां खरीदते थे। ये लो काका, ये हरी मेथी की सब्जी आप खाओगे तो याद करोगे और काकी भी खुश हो जाएगी। गुलाबो, तू सब्जियां तो बहुत अच्छी बेचती है, लेकिन बातें भी बहुत अच्छी करती है। हरी हरी ताजी सब्जियां ले लो, हरी हरी ताजी सब्जियां ले लो। और गुलाबो वहां से आगे बढ़ जाती है। कभी कभी कुछ बदमाश लोग उसे चिढ़ाते और उसका मजाक बनाते थे। गुलाबो इस बात से परेशान हो जाती थी, पर वो अपना दुख कभी किसी से नहीं कहती थी। काम छोड़ भी नहीं सकती थी, क्योंकि सारे घर की जिम्मेदारी उसके सर पर थी। एक दिन की बात है, गुलाबो सब्जी बेचने के लिए जा रही थी, तभी कुछ बदमाश उसका पीछा करने लगते हैं। गुलाबो डर जाती है और भागती हुई एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। अरे गुलाबो, ओ गुलाबो कहाँ चली गई? जरा हमें भी तो सब्जियां दे जा, ताजी ताजी। हे भगवान, ये बदमाश कहाँ से आज मेरे पीछे पड़ गए। कुछ देर यहीं छिपी रहती हूँ। अरे, ये सब्जी वाली कहाँ गायब हो गई? कुछ देर वो बदमाश गुलाबों को ढूंढते हैं, लेकिन उनको गुलाबो नहीं दिखती, तो वो वहां से चले जाते हैं। गुलाबो पेड़ के पीछे से बाहर निकलती है और भागकर अपने घर चली जाती है। घर पर उसकी बेटी उसे देखती है और पूछती है, माँ क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ माँ? कुछ बोलो भी। अरे नहीं बेटी, कुछ नहीं हुआ। वो बस रास्ते में कुछ बदमाश मेरे पीछे पड़ गए थे, बस उन्हीं से जान बचाकर आई हूँ। माँ, इतनी बड़ी बात हुई और तुम कहती हो कुछ नहीं हुआ? अरे नहीं बेटी, तू चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। इतना कहकर वो अपनी सब्जी की टोकरी उठाती है और घर से बाहर चली जाती है। अरे माँ, आप कहाँ जा रही हो? अरे बेटी, अगर आज सब्जी नहीं बिकी तो बहुत नुकसान होगा, और फिर तुम्हारे पिताजी की दवाई भी तो लानी है, वो कहाँ से लाऊंगी? घर में तो कुछ भी नहीं है। ठीक है माँ, तुम यहीं बैठो, मैं सब्जी बेचकर आती हूँ। अरे नहीं बेटी, ये क्या कह रही हो? मैं जाती हूँ, शाम तक लौट आऊंगी, पिताजी का ख्याल रखना। ऐसा कहकर वो चली जाती है। दिन भर गुलाबो घर घर जाकर सब्जियां बेचती है। एक घर के सामने जाकर वो आवाज लगाती है, सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो, गुलाबो आई है, सब्जी ले लो। उसकी मधुर आवाज सुनकर एक औरत अपने घर का दरवाजा खोलती है और कहती है, अरे ये इतनी मीठी आवाज किसकी है? आज से पहले तो इसे कभी नहीं सुना। वो बाहर आकर देखती है तो गुलाबो खड़ी है और वो कहती है, मेम साहब सब्जी ले लो, ताजी ताजी है, अभी अभी लाई हूँ खेत से। अरे तू तो कोई नई सब्जी वाली लगती है,
आज से पहले तो तुझे कभी नहीं देखा यहाँ। उसकी ताज़ी ताज़ी सब्जियां देखकर वो औरत उससे पूरी सब्जियों का टोकरा खरीद लेती है। गुलाबो बहुत खुश होती है और अपने घर की ओर चल देती है। घर पहुंचकर वो अपनी बेटी को आवाज देती है, पिंकी, पिंकी कहाँ है तू? देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। पिंकी भागते हुए आती है और कहती है, अरे माँ, तुम्हें क्या हुआ? इतनी खुश लग रही हो, लगता है आज सारी सब्जियां बिक गई तुम्हारी। हाँ बेटी, आज एक बहुत अच्छी औरत मिल गई और उसने मेरी सारी सब्जियां खरीद ली और कहा कि हर रोज मैं उसके लिए लेकर आऊं। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ। तभी उसकी नजर माँ के हाथ पर पड़ती है। उसकी माँ के हाथ में एक थैला है। माँ, तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे मैं तो भूल ही गई, ये तेरे लिए मिठाई लाई हूँ। तुझे पसंद है ना लड्डू? हाँ माँ, मुझे बहुत पसंद है। ये ले जा अंदर और जी भर के खा ले। पिंकी मिठाई लेकर अंदर चली जाती है। ये लो, आप भी थोड़ी मिठाई खा लो। लेकिन गुलाबो, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई, कहीं मिठाई खाकर कुछ हो न जाए। आप खा लो, कुछ नहीं होगा। मैं जब डॉक्टर से आपकी दवाई लाई थी तो मैंने उनसे पूछ लिया था। उन्होंने कहा कि थोड़ी सी खा सकते हो। अब धीरे धीरे सब ठीक हो रहा था। गुलाबों की सब्जियां भी बिक जाती थी और अब उसके पति की तबीयत में भी सुधार होने लगा था। बस गुलाबो, तेरी मेहनत रंग लाई। अब मैं जल्दी ही काम पर जाने लगूंगा। हाँ जी, कल डॉक्टर बोल रहे थे कि बस 2-3 दिन के बाद ही आप काम पर जा सकते हो। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। अगले दिन गुलाबो फिर से अपना सब्जी का टोकरा लेकर निकलती है। सब्जियां ले लो, हरी हरी ताजी ताजी सब्जी ले लो। पिंकी बेटा, अभी तक तुम्हारी माँ नहीं आई। इस समय तक तो वो आ जाती है। हाँ पिताजी, आज तो बहुत देर हो गई। मैं बाहर जाकर दिखाती हूँ। पिंकी अपनी माँ को ढूंढती हुई गांव के बाहर निकल गई। उसने हर जगह अपनी माँ को ढूंढा पर उसकी माँ कहीं नहीं मिली। रात हो चुकी थी। अब तक गुलाबों का कुछ पता ही नहीं चला। दोनों गुलाबों का इंतजार करते हैं लेकिन वो नहीं आती। अब तो रात भी हो चुकी थी। तभी गुलाबो घर आती है। उसकी हालत देखकर पिंकी हैरान हो जाती है। शरीर पर पूरी मिट्टी लगी थी। अरे माँ, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, कहाँ थी? लेकिन गुलाबो कुछ नहीं कहती। वो चुपचाप एक जगह पर बैठ जाती है। अरे गुलाबो, तुम्हें क्या हुआ? ये तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? बताओ बताओ, क्या हुआ तुम्हें? फिर गुलाबो उन्हें सारी बात बता देती है। वो कहती है कि जब वो सब्जी बेचकर वापिस आ रही थी तो कुछ बदमाशों ने उसे पकड़ लिया। पंछी बनो उड़ के फिरूं मस्त गगन में। क्यों गुलाबो, बड़ी खुश नजर आ रही है। लगता है आज तेरी सारी सब्जियां बिक गई हैं। तुमसे मतलब? देखो, मेरा रास्ता मत रोको और मुझे जाने दो। हमने तो तेरा रास्ता रोक लिया, अब तू क्या करेगी गुलाबो? हट जाओ, हटो बदमाशों। गुलाबो उन बदमाशों को धक्का मारकर आगे की तरफ भाग जाती है। वो बदमाश भी गुलाबो के पीछे भागने लगते हैं। काफी दूर भागने के बाद गुलाबो एक पहाड़ी पर पहुंच जाती है और वहां से नीचे कूद जाती है। जग्गू, वो सब्जी वाली तो दिख नहीं रही। कहीं वो इस पहाड़ी के नीचे तो नहीं कूद गई? हाँ, ऐसा ही लगता है। उन दोनों बदमाशों के जाने के बाद मैं किसी तरह उस पहाड़ी से ऊपर आई और इस तरह अपनी जान बचाकर घर पर आई हूँ। रो मत गुलाबो, अब तुझे सब्जी बेचने की जरूरत नहीं है। मेरी तबीयत भी अब ठीक है। दूसरे दिन गुलाबो का पति सब्जी बेचने के लिए निकलता है। घर पर गुलाबो सोचती है, क्या मैं इतनी कमजोर हूँ कि उन बदमाशों का कुछ नहीं कर सकती? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं उन लोगों की वजह से अपना काम नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर वो फिर से सब्जी की टोकरी उठाती है और उन लोगों को सबक सिखाने का फैसला लेती है। उसने अपने सब्जी के टोकरे में एक बड़ा सा चाकू रख लिया और घर से निकल गई। कुछ दूरी पर चलने के बाद वही बदमाश उसको फिर से मिल जाते हैं। अरे जग्गू, देख तो जरा, ये सब्जी वाली तो जिंदा है। हम तो सोच रहे थे कि ये पहाड़ी से कूदकर मर गई है। फिर से वो बदमाश गुलाबो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आज गुलाबो वहां से नहीं भागी। उसने एक बदमाश को चाकू से मार मार कर घायल कर दिया। तुम बदमाशों ने शायद औरत को
कमजोर समझा हुआ है, लेकिन आज मैं तुमको औरत का काली रूप दिखाती हूँ, जिसके बाद तुम कभी किसी औरत के साथ इस तरह की बदतमीजी नहीं करोगे। गुलाबों ने दुर्गा का रूप बना लिया था और वो उन दोनों बदमाशों पर टूट पड़ी थी। दोनों बदमाश अब जमीन पर गिरे हुए थे और हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांग रहे थे। हमको माफ कर दो, आज के बाद हम कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे। गुलाबो उनको वहीं पर छोड़कर आगे की तरफ बढ़ जाती है और इस तरह से उसने उन बदमाशों से अपना पीछा छुड़ाया। अपने शक्ति दिखाकर वो हैरान हो गई थी। जब उसके पति ने ये सब सुना तो उसे भी गुलाबों पर गर्व हुआ। उसकी बेटी भी बहुत खुश हुई। इस तरह अब गुलाबो और उसका पति दोनों सब्जियां बेचने लगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपनी दुकान खोल ली। दोनों ने अपनी मेहनत से एक दुकान भी खोल ली और वो दोनों बहुत खुश थे। पिंकी भी अब एक अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी थी। तो देखा दोस्तों, आपने किस तरह गुलाबों ने अपनी मेहनत और हिम्मत से अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाया। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।